फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी ए के आत्मकथा जो यूनिट 3 है उसके पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, आज की वीडियो में हमने जो टॉपिक्स छोड़ दिए थे यूनिट 3 में उनको हम देखेंगे। हिंदी ए आपकी बुक का नाम है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ठीक है, तो आपको सारे पॉइंट आज की वीडियो में समझ आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने दो चीज़ों की बात करी थी, यात्रा, साहित्य और आत्मकथा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेखाचित्र, व्यंग्य और संस्मरण। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो आता है रिपोर्ट तर्ज। ठीक है, रिपोर्ट तर्ज का यहाँ पे उत्तर बताया गया है, या फिर हम अगर उद्देश्य और उसका अर्थ समझने की कोशिश करें तो अर्थ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि जीवन की सूचनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए रिपोर्ट तर्ज का जन्म हुआ है। ठीक है, आपके जीवन में कोई सूचनाएं हैं या फिर आपके जीवन में कोई घटना हुई है, ठीक है, उसे हम एक कला के रूप में दर्शाते हैं, किसी के सामने कला के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो वह रिपोर्ट तर्ज कहलाता है। इसके बाद बताया गया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूरोप के रचनाकारों ने युद्ध के मोर्चे से साहित्य रिपोर्ट तैयार की। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, ठीक है, तो यूरोप के अलग अलग देशों के रचनाकारों ने क्या करा, युद्ध के मोर्चे से साहित्यिक रिपोर्ट, मतलब इस प्रकार की रिपोर्ट तैयार करी जो कि साहित्य रूप से रिलेटेड है। मतलब थी तो वो किसी घटना के बारे में, बट वो साहित्य के रूप में थी। ठीक है, इन रिपोर्ट को बाद में रिपोर्ट दर्ज कहा गया। वास्तव में घटनाओं को संवेदनशील साहित्य शैली में प्रस्तुत कर देना रिपोर्ट दर्ज कहलाता है। ठीक है, अब कोई भी घटना हुई है, हम उसे क्या करेंगे, एक साहित्यिक शैली में प्रस्तुत करेंगे, कि हम उसे कहानी के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, निबंध के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम किसी भी घटना को प्रस्तुत करते हैं तो वो क्या कहलाती है, रिपोर्ट दर्ज कहलाती है। अब इसके बाद हम आरंभिक युग की बात करें तो भरतेंदु ने स्वयं जनवरी 1887 को हरिश्चंद्र चंद्रिका में दिल्ली दरबार का वर्णन किया है, जिसमें रिपोर्ट तर्ज की झलक देखी जा सकती है। अब अगर हम बात करें रिपोर्ट तर्ज का जो एक प्रकार से किस किस व्यक्ति ने प्रयोग किया है, तो भरतेंदु ने खुद 1887 में हरिश्चंद्र चंद्रिका की एक पत्रिका वो करते थे। ठीक है, उसमें दिल्ली दरबार का वर्णन किया है, जिसमें रिपोर्ट तर्ज की एक झलक देखने को मिलती है। रिपोर्ट तर्ज लेखन का प्रथम प्रयास शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखित लक्ष्मीपुर को माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेन पॉइंट है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि रिपोर्ट तर्ज का प्रथम लेखन का प्रयास शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखित लक्ष्मीपुरा को माना जाता है। उसके बाद 1938 में, ठीक है, ये जो लक्ष्मीपुरा है वो 1938 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, और ये किस पत्रिका में हुआ, ये रूपाभ पत्रिका में प्रकाशित किया गया इसे। अब इसके बाद आता है रंगे राघव, रिपोर्ट तर्ज की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ लेखक कहे जा सकते हैं। ठीक है, अब रंगे राघव जिनके ऊपर आपकी जो हिंदी की डिसिप्लिन की बुक है वो भी पूरी की पूरी बेस्ड इसी पे है। ठीक है, तो रंगे राघव रिपोर्ट तर्ज की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ लेखक है। सन 1946 में प्रकाशित तूफान के बीच में, ठीक है, सन 1946 में एक कह सकते हैं बुक आई, या फिर हम कह सकते हैं एक प्रकार का लेखन आया, जो इसका नाम था तूफान के बीच में नामक रिपोर्ट तर्ज में इन्होंने बंगाल के अकाल के बड़े मार्मिक चित्रण किए हैं। ठीक है, इन्होंने फिर रंगे राघव ने सन 1946 में एक रिपोर्ट तर्ज को प्रस्तुत किया जिसका नाम था तूफान के बीच, जिसको लिखने का मेन कारण था कि वो बंगाल का जो अकाल है उसे प्रस्तुत करना चाहते थे लोगों के सामने। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रोत्तर युग के बाद बात करें तो यहाँ पे राम नारायण और फणीश्वर नाथ रेणु रिपोर्ट तर्ज के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है। ठीक है, इन्होंने काफ़ी कह सकते हैं कि रिपोर्ट तर्ज लिखे हैं या फिर उनके विकास में काफ़ी मदद की है। फिर अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्ट तर्ज में बंधन आनंद कौशल्यन का भी नाम आता है, जिनका जो इन्होंने लिखा था वो था देश की मिट्टी बुलाती है। ये रिपोर्ट तर्ज लिखा था और ये भी काफ़ी फेमस हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद आता है रेखाचित्र हमारा अनदर टॉपिक है। अब रेखाचित्र काफ़ी ज़्यादा इजी है, तो आपको बहुत आसान से समझ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ये रेखाचित्र शब्द अंग्रेज के स्केच शब्द
का रूपांतर है, ठीक है। जो रेखा चित्र है वो अंग्रेजी के स्केच शब्द का रूपांतर है। जब स्केच का माध्यम है कि हम किसी का चित्र बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम उस व्यक्ति को दिखाते हैं। वैसे ही शब्द रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके समग्र रूप में पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करना। तो सिंपल सी बात है, शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व या फिर उस व्यक्ति के विचारों को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करना, मतलब पढ़ने वालों के सम्मुख प्रस्तुत करना, ठीक है। कोई भी लेखक जब लिखता है तो वो किसी कारण से लिखता है, ठीक है। और जब इस रेखा चित्र की बात करें हम, तो रेखा चित्र के जो लेखक हैं वो इसे इसलिए लिखते हैं ताकि वो किसी व्यक्ति की जो व्यक्तित्व है, ठीक है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, वो किसी जो रीडर है उसके सामने प्रस्तुत कर सके। कैसे? रेखा चित्र के रूप में। अब इसके बाद आगे देखें तो आरंभिक युग की बात करें हम रेखा चित्र में, तो पद्म सिंह कृति पद्म राग को दिया जाता है, ठीक है। रेखा चित्र का स्वतंत्र विधा में स्थापित करने का श्रेय अब पद्म सिंह शर्मा के द्वारा लिखी गई पद्म पराग, तो ठीक है, पद्म पराग जिसको हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से रेखा चित्र लिखा है। फिर आता है कि पद्म पराग में संस्मरण निबंधों और रेखा चित्र का संकलन है। अब पद्म पराग में दो चीज़ों का संकलन किया गया है, ठीक है। संस्मरणात्मक निबंध, मतलब ऐसे निबंध जिसको हम याद कर सकते हैं, संस्मरणात्मक। दूसरा रेखा चित्र का भी प्रयोग किया गया है। फिर आता है पद्म सिंह शर्मा से प्रभावित होकर श्री राम शर्मा, हरिशंकर शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी आदि ने रेखा चित्र लिखना आरंभ किया, ठीक है। पद्म सिंह शर्मा से प्रभावित होकर इन लोगों ने रेखा चित्र में के क्षेत्र में अपना नाम उठाने के लिए लिखना चालू किया। उसके बाद आता है श्री राम के रेखा चित्र का प्रथम संग्रह बोलती प्रतिमा शीर्षक 1937 में प्रकाशित हुआ, जिसकी विशेषता यह है कि इसमें समाज के निम्न वर्ग के पात्रों का सजीव चित्रण किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि श्री राम शर्मा द्वारा एक रेखा चित्र लिखा गया, जिसका जो प्रथम संग्रह या फिर हम कह सकते हैं जिसकी जो प्रथम एडिशन आया था वो आया था 1937 में, जिसका नाम था बोलती प्रतिमा। इस बोलती प्रतिमा के अंदर सिंपली उन्होंने जो निम्न वर्ग है, ठीक है, समाज का जो निम्न वर्ग है, निम्न जाति वर्ग है, उसके बारे में सजीव चित्रण किया, उसके बारे में बताया है कि आखिर निम्न वर्ग क्या क्या फेस करता है अपने उस समय में, ठीक है, ये सब उसमें बताया गया। उसके बाद आता है कि बनारसी दास चतुर्वेदी रेखा चित्र की शैली सरस और व्यंग्यपूर्ण है, ठीक है। बनारसी दास चतुर्वेदी की बात करें तो उनकी जो रेखा चित्र की शैली है वो सरस और व्यंग्यपूर्ण है। सरस मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और व्यंग्यपूर्ण मतलब उसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जिस पर उन्होंने एक बात बताई है, उन्होंने या फिर हम कह सकते हैं एक कोटेशन दी है कि जिस प्रकार एक अच्छा चित्र खींचने के लिए कैमरे के लेंस बढ़िया होने चाहिए और फिल्म भी काफ़ी कोमल और सेंसिटिव, उसी प्रकार साफ चित्रण के लिए चित्रकार का विश्लेषणात्मक बुद्धि और भावनात्मक पूर्ण हृदय दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। पर दुखकर्ता संवेदनशील विवेक और संतुलन इन सब गुणों के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो इन्होंने बनारसी दास चतुर्वेदी ने एक कोटेशन लिखी है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार हम अगर फ़ोटो खींचते हैं तो उसके लिए हमें अच्छा कैमरा चाहिए होता है, कैमरे के लिए अच्छे प्रकार के लेंस चाहिए होते हैं, ठीक है। सेम उसी प्रकार अगर हमें किसी व्यक्ति का रेखा चित्र बनाना है तो उसके लिए हमारे पास भावुकतापूर्ण हृदय होना चाहिए, ठीक है, और बुद्धि होनी चाहिए। ये जो दो चीज़ें हैं, ये जिस व्यक्ति के पास होंगी वो क्या करेगा, वो किसी का भी एक हम कह सकते हैं रेखा चित्र लिख सकता है, ठीक है, वो किसी के बारे में भी लिख सकता है। और इसमें बाकी सारे गुण जैसे उसके अंदर संवेदना होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, ये सब चीज़ें आवश्यक हैं। उसके बाद आता है उत्कर्ष का युग। तो रामवृक्ष बेनीपरी निर्विवाद रूप से हिंदी के सर्वश्रेष्ठ रेखा चित्रकार माने जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं कि रामवृक्ष बेनीपुरी निर्विवाद, ठीक है, रामवृक्ष को हम कह सकते हैं कि रेखा चित्र का सर्वश्रेष्ठ हिंदी में माना जाता है। उसके बाद इनकी जो भाषा है वो सरल भाषा शैली का ये प्रयोग करते हैं, और इनके द्वारा लिखी गई एक संग्रह माटी की मूरत जो कि 1946 में संग्रह में आई थी, ठीक है, जिसको 1946 में प्रकाशित किया गया। माटी की मूरत देश से रिलेटेड है, जिसको 1946 में प्रकाशित किया गया था। इन रेखा चित्र की श्रेष्ठता का अनुमान मैथिली क्षण
गुप्ता के इस कथन से लगाया जा सकता है कि माटी की मूर्त बनाकर सोने के भाव बेचते हैं और बेनीपुरी सोने की मूर्ति बनाकर माटी के मोल बेचती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इन रेखा चित्र का श्रेष्ठता, हम बात करें कि अगर हम समझने की कोशिश करें कि ये किस प्रकार लिखे गए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की क्या सोच हो सकती है, ठीक है, कोई व्यक्ति कितना भावुक हो सकता है, तो लोग क्या करते हैं आजकल मिट्टी की मूर्त बनाकर भी उसे सोने के भाव में बेचते हैं। और बोनीपुरी या फिर बैनीपुरी जो है उन्होंने सोने की मूर्त बनाई और मिट्टी के भाव से बेचा है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी व्यक्ति की जो सोच है उसे हम समझ सकते हैं। 1950 में राम रामवृक्ष बैनीपुरी का दूसरा रेखाचित्र संग्रह गेहूं और गुलाब प्रकाशित हुआ। ठीक है, फिर आते हैं महादेवी वर्मा के बारे में अगर हम बात करें तो उनके लेखन को संरचनात्मक रेखा चित्र की श्रेणी में रखा जा सकता है। महादेवी वर्मा को हम देख सकते हैं रेखा चित्र के क्षेत्र में भी उनका थोड़ा बहुत इतिहास है। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाओं में समाज के शोषित वर्ग और नारी के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। अब महादेवी वर्मा ने अपने जो उनके द्वारा जो लिखे गए रेखा चित्र हैं उन्होंने समाज के अलग अलग जो दशाएं हैं उनके बारे में दर्शाने की कोशिश की है। उनके द्वारा जो लिखित रेखा चित्र है उसका नाम है अतीत का चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, ये दो उन्होंने लिखे हैं। ठीक है, फिर प्रकाश चंद्र गुप्ता ने इस विधा को स्थापित करने के लिए रेखा चित्र नाम से संकलन प्रकाशित किया। अब प्रकाश चंद्र गुप्ता ने क्या करा, इस विधा में अपना क्षेत्र या फिर अपना नाम बनाने के लिए रेखा चित्र नाम से ही एक संकलन प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने पेड़ पौधों और पशु को अधिक महत्व दिया, ना कि मानव को। ठीक है, फिर आता है व्यंग्य। व्यंग्य मतलब किसी चीज़ के ऊपर हम व्यंग करते हैं, ठीक है, वाद विवाद करते हैं। तो यहाँ से देखिए तो व्यंग्य का माध्यम है जिसके द्वारा व्यंग्यकार जीवन की विसंगताओं, खोखलेपन और प्रखंड को दुनिया के उजागर करता है। ठीक है, तो व्यंग्य का सिंपल सा अर्थ है कि जो भी व्यक्ति व्यंग्य लिख रहा है वो जीवन के खोखलेपन, किसी के व्यक्ति के जीवन के खोखलेपन, उसके प्रखंड के बारे में या फिर हमारा जो समाज है उसके प्रखंड के बारे में बताएगा। ठीक है, हर व्यंग्यकार का यही कार्य होता है कि वो किसी एक चीज़ को, ठीक है, उस किसी एक चीज़ के बारे में जो भी गलत चीज़ें हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत करें। व्यंग्यकार अपनी रचनाओं को ऐसे पत्रों पर स्थापित और स्थितियों को योजन करता है जो अवांछित स्थितियों के प्रति पाठकों को सचेत करती हैं। ठीक है, तो व्यंग्यकार क्या करेगा, समाज की ऐसी स्थितियाँ जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब है उनके बारे में हमें बताएगा। इस विधा में सामाजिक विसंगताओं का चित्रण सीधे ना होकर व्यंजन के माध्यम से होता है। ठीक है, तो अगर हम इस बात करें इस विधा में मतलब व्यंग्य के क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति व्यंग्य करना चाहता है या फिर किसी चीज़ के बारे में गलत बताना चाहता है, सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति हमारे समाज के बारे में गलत चीज़ें हमें बताना चाहता है, ठीक है, जो कि समाज में गलत है और वो हमें बताना चाहता है, तो वो ऐसे नहीं बताएगा कि मेरे से आके कहेगा कि भाई समाज में प्रखंड हो रहा है। ठीक है, वो क्या करेगा, व्यंग्य लिखेगा, व्यंजनों के माध्यम से मेरे को बताने की कोशिश करेगा, शब्दों के माध्यम से। ठीक है, हिंदी में संत साहित्य में व्यंग्य का आरंभ माना जाता है। कबीर व्यंग्य की आदि प्रणेता है। ठीक है, जो कबीरदास हैं उनके जो हम कह सकते हैं वो भी व्यंग्य के आदि प्रेरित हैं। उन्होंने मध्यकाल की सामाजिक विसंगताओं पर व्यंग्यपूर्ण शैली में प्रभाव किया है। ठीक है, उन्होंने क्या करा है, कबीरदास ने उस समय समाज की जो व्यंग्यकार हैं, समाज के जो प्रखंड हैं, उन सब के ऊपर लिखा है। ठीक है, जैसे कि जाति भेदभाव, हिंदी मुस्लिम, धर्मडंबर, गरीब अमीर, रूढ़िवादी आदि कबीर के व्यंग्य को भरक है। उसके बाद आता है भारतेंदु ने सामाजिक विषमताओं के प्रति व्यंग्य को हथियार बनाया। ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों ने व्यंग्य को अपने अपने समय में हथियार बनाया और उसे यूज़ किया है। जैसे कि होए मनुष्य क्यों भाए, हम गुलाम वे भूप। ठीक है, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो भारतेंदु है वो हमें कहते हैं होए मनुष्य क्यों भाए, हम गुलाम के भूप। ये वो हमें बताते हैं, इसमें बताते हैं कि औपनिवेशिक भारत की जो उस समय की समस्या उसके बारे में हमें दर्शाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, औपनिवेशिक शासन, अंग्रेज़ों ने जब भारत पे हमला करा और उसके ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है, तो उस स्थिति के बारे में भारतेंदु हमारे बताने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है अंधेर नगरी और मुकरियों में भारत के गुलाम भारत की विडंबनापूर्ण परिस्थिति, अंग्रेजी साम्राज्यवाद और उनकी शेष दृष्टि के प्रति आक्रोश को देखा जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ बताया गया कि अंधेर नगरी और मुकरिया
में हम देखना चाहें तो हम भारत की जो स्थिति थी, ठीक है, साम्राज्यवाद के समय भारत की जो स्थिति उसे देख सकते हैं, ठीक है। बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमघर लिखा है उन्होंने, और प्रताप नारायण ने भी, ठीक है। तो इसमें काफ़ी व्यक्तियों का, हम कह सकते हैं कि व्यंग्य के क्षेत्र में काफ़ी व्यक्तियों का योगदान है। फिर हम बात करें कि स्वतंत्रता पूर्व युग, स्वतंत्रता से पहले के युग में व्यंग्य करने की प्रवृत्ति प्रेमचंद्र में बहुत मिलती है, ठीक है। प्रेमचंद्र जो है वो व्यंग्य काफ़ी ज़्यादा करते थे, उनकी कहानी और उपन्यासों में व्यंग्य को बारे में मिलता है हमें। उन्होंने अपनी कहानी और जो उपन्यास लिखे हैं उसमें उन्होंने आम आदमी और कृषक वर्ग की जो दैनिक कठिनाई है उसके ऊपर करार व्यंग्य किया है। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है कि वह पांडे बेचन शर्मा, जिनको हम उग्र के नाम से जानते हैं, और रांगे राघव भी हमें इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा योगदान के रूप में देखा जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में समाज, राजनीति, धर्म, शिक्षा आदि के क्षेत्र में असंगताएं बढ़ गई, ठीक है। अब सपोज करिए स्वतंत्रता के बाद, जब भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसके बाद हम लोगों ने ये सोचा था कि भारत की स्थिति अच्छी होगी, बट इसके बाद स्वतंत्रता के बाद के ही क्षेत्र में भारत में क्या क्या हुआ, समाज, राजनीति, धर्म, शिक्षा आदि के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई आने लग गई। एक प्रकार से असंगताएं फैल गई, बढ़ गई, ठीक है। अमीर गरीब का जो रोल है वो भारत में तब भी था, आज भी है, ठीक है। निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, ये सब हम देख सकते हैं आज भी। उसके बाद आता है गुलाम भारत होने के कारण शोषण, अत्याचार आज़ादी के बाद कम होने की बजाय अधिक बढ़ गया। उसके बाद आता है निरंतर बढ़ती सामाजिक विषमताओं को विक्षुब्ध होकर करुणापूर्ण व्यंग्य लिखने की एक लंबी परंपरा है। हरिशंकर परसाई इस परंपरा के प्रतिनिधि रचनाकार है, ठीक है। हरिशंकर परसाई ने भी इसके क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दिया है। उसके बाद आता है परसाई की रचना आज़ाद भारत का सृजनात्मक इतिहास कही जा सकती है, ठीक है। तो हरिशंकर परसाई ने आज़ाद भारत का सृजनात्मक इतिहास नामक एक, कह सकते हैं, रचना लिखी, जिसके अंदर उन्होंने भारत की स्थिति के बारे में बताया। स्वतंत्र भारत के सकारात्मक नकारात्मक सभी पहलुओं पर परसाई ने खूब पड़ताल की है, ठीक है। तो भारत का सृजनात्मक इतिहास में हरिशंकर परसाई ने भारत की जो स्थिति है उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। उसके बाद आता है कि परसाई का रचना संसार बहुत व्यापक और निजी अनुभूतियों से है, ठीक है। जो हरिशंकर परसाई हैं वो संसार के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें बताते हैं, निजी अनुभूतियाँ भी हमें बताते हैं। उसके बाद आता है शरद जोशी भी परसाई की तरह एक अलग भाषाई तेवर के साथ व्यंग्य लेखन करते हैं, ठीक है। शरद जोशी जो हैं वो भी हरिशंकर परसाई की तरह ही अलग भाषा में क्या लिखने की कोशिश करते हैं, व्यंग्य करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है श्रीलाल शुक्ल, जिन्होंने राग दरबारी नामक एक वो लिखा है उपन्यास, जिसमें उन्होंने महाभियोग की स्थिति को यथार्थ को सजीव रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, ठीक है। महाभियोग की स्थिति को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। रविंद्रनाथ त्यागी का लेखन आत्मव्यंग के कारण महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। रविंद्रनाथ त्यागी ने जो लेखन कार्य किया वो आत्मव्यंग्य था, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि हास्य और व्यंग का संयोजन कह सकते हैं। रविंद्रनाथ त्यागी को अगर हम देखें तो हम उनके द्वारा जो रचनाएं हैं हम उन्हें हास्य के रूप में भी ले सकते हैं और व्यंग्य के रूप में भी ले सकते हैं। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है संस्मरण, ठीक है। किसी चीज़ को याद करना संस्मरण कहलाता है। तो इसको देखिए, संस्मरण का सामान्य अर्थ है स्मक्य स्मरण, ठीक है। इसमें चारित्रिक गुणों से युक्त किसी महान व्यक्ति को याद करते हुए उसके परिवेश के साथ उसका प्रभावशाली वर्णन करना, ठीक है। किसी भी व्यक्ति, महान व्यक्ति के बारे में जब हम याद करते हैं, ठीक है, तो उसके प्रभावशाली वर्णन करना, उसके बारे में लोगों को बताना, ठीक है, क्या कहलाता है, संस्मरण कहलाता है। जब संस्मरण मतलब रिमेंबर करना, हम किसी चीज़ को रिमेंबर करते हैं, ठीक है। आत्मकथा विधा होते हुए भी संस्मरण आत्मकथा से पर्याप्त भिन्नता रखता है, ठीक है। आत्मकथा और संस्मरण दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आरंभिक युग में बालमुकुंद गुप्ता द्वारा सन 1907 में प्रताप नारायण मिश्रा पर लिखे गए संस्मरण को हिंदी का प्रथम संस्मरण माना जाता है, ठीक है। 1907 में बालमुकुंद गुप्ता द्वारा एक संस्मरण लिखा गया जो कि प्रताप नारायण पर बेस्ड था, जिसको हिंदी का सर्वप्रथम माना जाता है। उसके बाद हरि औंध पर केंद्रित गुप्ता जी द्वारा लिखित हरि औंध का संस्मरण नाम से प्रकाशित हुआ, ठीक है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी हरि औंध, जिसको बाद में हरि औंध के नाम से ही प्रस्तुत कर दिया गया। फिर आता है संस्मरण में हम द्वितीय युग की बात करें तो सरस्वती में स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कई संस्मरण लिखे हैं, ठीक है।
सरस्वती नाम की जो उन्होंने एक प्रकार से उपन्यास प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे लोगों के बारे में बात की थी, वो संस्मरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने अपने साथी लेखक को नई गद्य विधाओं के लिए प्रेरित भी करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अपने साथियों को नए गद्य के लिखने और विधाओं के लिए प्रेरित भी करते हैं। प्रमुख संस्मरण लेखक में द्विवेदी जी के अतिरिक्त राजकुमार खेमक, काशी प्रसाद जायसवाल और श्याम सुंदर दास हैं। ठीक है, फिर जो नए संस्मरण लेखक हैं वो निम्नलिखित मैंने आपको नाम बता दिए हैं। उसके बाद आता है छायावादी युग। संस्मरण का छायावादी युग, संस्मरण को गद्य की दृष्टि विशिष्ट विधा है। ठीक है, संस्मरण को गद्य की विशिष्ट विधा के रूप में हम देख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि गद्य हिंदी लेखन में जो गद्य है उसमें संस्मरण एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पद्मश्री शर्मा 1876 से 1932 का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ठीक है, परम सिंह शर्मा ने अपना योगदान काफ़ी ज़्यादा दिया है। महाकवि अकबर, सत्यनारायण कविरंत और भीष्म सिंह शर्मा आदि पर लिखे हुए संस्मरण इस विधा में महत्वपूर्ण प्रदान करते हैं। उसके बाद आता है महादेवी वर्मा का भी काफ़ी योगदान है। महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरणों में अपने जीवन में आए अनमोल पलों को पंथ के साथी में संकलित किया। ठीक है, महादेवी वर्मा ने उनके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं या फिर अनमोल पल है, ठीक है, उन्हें एक उपन्यास में लिखा है जिसका नाम है पथ के साथी, मतलब रास्ते के साथी, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। उसके बाद स्वतंत्रता का युग आता है, तो सन 1950 के आसपास के समय संस्मरण लेखन की दृष्टि से विशेष महत्व है। अब 1950 के दौर में जो संस्मरण लेखन था वो काफ़ी ज़्यादा विकसित हुआ। ठीक है, काफ़ी लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया और इसका एक विशेष महत्व है उस समय। बनारसी दास चतुर्वेदी का संस्मरण लेखन के क्षेत्र में सफलता मिली। बनारसी दास चतुर्वेदी ने संस्मरण के लेखन में क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से सक्सेस पाई। काफ़ी नामी व्यक्ति हैं वो संस्मरण लेखन में। इनके संस्मरण रोचकता के लिए विशिष्ट प्रसिद्ध हुए। ठीक है, जो बनारसी दास चतुर्वेदी के संस्मरण हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रकाशित हुए और फेमस हुए क्योंकि वो रोचक होते थे। ठीक है, उसके बाद आता है कन्हैयालाल मिश्रा प्रभाकर। भूले हुए चेहरे तथा दीप जले शंख बजे के कारण इस समय अन्य संस्मरण महत्वपूर्ण संस्मरण लिखे गए। ठीक है, तो कन्हैयालाल मिश्रा द्वारा 2 संस्मरण लिखे गए, भूले हुए चेहरे और दूसरा जीप जले शंख बजे, जिसके आधार पर ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। उसके बाद समकालीन युग की बात करें तो अपने अतीत को बयान करने की ललक हर व्यक्ति के भीतर होती है और इसी प्रकार अभिव्यक्ति करने अन्य विधा की तुलना में काफ़ी आसान होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेन चीज़ ये बताई गई है कि हर किसी के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में एक प्रकार से उसे ये ललक होती है। ठीक है, लालसा होती है कि कोई मेरे भी जीवन के बारे में लिखे। ठीक है, कोई मेरी भी बायोग्राफी लिखे, हर व्यक्ति का मन करता है। ठीक है, और उसके बारे में लिखना काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि व्यक्ति खुद ही अपने जीवन के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। सपोज करिए मेरे को अगर अपने जीवन के ऊपर आत्मकथा लिखवानी है तो मैं किसी एक राइटर को बुलाऊंगा और उससे बोलूँगा कि भाई मेरे ऊपर लिख आत्मकथा। मैं उसको अपने जीवन की सारी जितनी भी चीज़ें मेरे जीवन में हुई है वो सब मैं उसे बताऊँगा। ठीक है, तो वो उसको बड़ी आसानी से अपने हिसाब से लिख देगा। तो इस प्रकार संस्मरण का कार्य होता है। ठीक है, वर्तमान समय में संस्मरण लेखन में काशीनाथ सिंह, कांतिपुर जैन, रविंद्र यादव, रविंद्र कालिया, ममता कालिया, अखिलेश के नाम से काफ़ी प्रमुखता ले सकते हैं। ठीक है, तो वर्तमान समय में ये जो मैंने आपको नाम बताए ये काफ़ी फेमस राइटर्स हैं जिनका नाम है। ठीक है, तो ये था आज का चैप्टर। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ से आपको बता दूँगा। और ये जो हाईलाइट वाले नोट्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लीज़ वहाँ से जाके इन्हें डाउनलोड कर लीजिए, ये भी काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकें। साथ में मेरे टेलीग्राम और फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे भी मैं इनके नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ और मैं वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वहाँ पर देता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।